ये सेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि पेट के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो पिछले साल और उसके पहले वाले साल में जो कराए गए थे पेट के एग्जाम, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे उन क्वेश्चन को कैसे करना है हमें एग्जाम हॉल में। तो बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं वेस्ट करूंगा, मैं बर्बाद करूंगा, और शुरुआत करेंगे हम जैसे अपने क्लास की हमेशा की तरह। तो चलिए, इसमें जो शुरुआत करने वाली चीजें वो मैं बता रहा हूँ कि पहले के जो 4 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इंग्लिश आधारित मिलेंगे, यानी कि जो पैसेज पे आधारित प्रश्न है उनको हम देखेंगे। उसके आगे जो हम बढ़ेंगे वो रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले पैसेज के साथ। और आप सभी जो भी नए हो या पहली बार विजिट किए हो वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और ये अश्योर मैं करता हूं कि आपको आज से, यानी कि जो ये क्लास आपको दी जा रही है, इसके बाद से आपको पेट के एग्जाम तक सारे सेशन आपको पेट के ही मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेट के क्लासेस जो है यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सेशन की, पहले पेट के सेशन की। तो दिया कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, तो देखिए आप ये जो देख रहे हैं पैसेज, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं जो दूसरा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, अगर इसको मैं कराऊंगा तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यानी पहला क्वेश्चन जो है इसका हम उसको देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए आप, दिया है कि कैरोलिन, क्या दिया है, वाज कैरोलिन ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। क्या दिया है कि वाज कैरोलिन ब्रदर्स आउट एंड आउटडोर टाइप। तो अगर हम इसकी बात करें तो दिया है कि जो कैरोलिन का ब्रदर था वो क्या मतलब घुमक्कर टाइप का था, तो वही आपको बताना है। तो देखिए, तो इसमें आप सीधे नो कहेंगे। क्यों नो कहेंगे हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए कि साफ साफ दिया है, मैं जिस लाइन को टाइप करूंगा उस लाइन को आप भी देखिएगा। यहाँ देखिए कि हर बिग ब्रदर, यहाँ देखिए हर बिग ब्रदर जैक वॉज नेवर द आउटडोर टाइप। क्या दिया है कि नेवर द आउटडोर टाइप। नेवर द, नेवर मतलब होता है कि कभी नहीं। तो देखिए जब नेवर द आपको दिखा दिया मैं, तो आपको हमेशा नो और नो टिक करना है। इस तरह ये जो ऑप्शन है इसमें टिक करिएगा। बात करते हैं हम फिर दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए जरा, ये दूसरा क्वेश्चन हम पेज से ले लेते हैं इसको। आप बहुत ज्यादा घबराइएगा मत, थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन कराने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। तो यहाँ देखिए आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। दिया है कि वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड। वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड किसके लिए, फॉर सेलिंग, फॉर बेटिंग, फॉर कुकिंग या फॉर ईटिंग, किसके लिए कर रहा था। अब इसको मैं आप सीधे आपको दिखाता हूँ, कहाँ पे, इसमें दिखाता हूँ कि देखिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप क्या है कि इसको पढ़े नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत हर हाल में आएगी। देखिए यहाँ पे द स्मॉल, यहाँ देखिए आपको दिख रहा हो कि इट वाज टाइम टू कलेक्ट स्क्विड्स फॉर बेट। क्या दिया है कि इट वाज टाइम टू कलेक्ट स्क्विड्स फॉर बेट। यहाँ पे दिया है स्क्विड्स किसके लिए कलेक्ट कर रहा है, ये बेट के लिए कलेक्ट कर रहा है। किसके लिए, बेट के लिए। तो हम जैसे अपने थर्ड में जाएंगे तो यहाँ देखिए हमें बी वाला ऑप्शन दिया है कि बेट के लिए। और बेट होता क्या है, बेट मतलब होता है प्रलोभन। क्या होता है, प्रलोभन। तो अगर आप आसानी से चीजों को करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो थोड़ा समय दीजिए। आप झटके में भाग जाएंगे तो फिर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो प्रलोभन हो गया। और फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा क्वेश्चन जो है ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए जरा इसको हम समझते हैं। दिया है कि चूज चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। किसका दिया है, एंटोनिम दिया है। किसका दिया है, डिसअपॉइंट का दिया है। डिसअपॉइंट का दिया है। तो डिसअपॉइंट मतलब होता क्या है, पहले समझते हैं कि डिसअपॉइंट मींस होता क्या है। डिसअपॉइंट मींस होता है निराशा करना। क्या करना, निराश करना। निराश करना, आप कहीं लिख लीजिएगा, निराश करना होता है। डिसअपॉइंट मींस निराश करना या उदास करना। क्या करना, उदास करना। तो डिसअपॉइंट मींस आप इसको लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। और इसका अगर आपको एंटोनिम्स, एंटोनिम्स होता है अपोजिट, उल्टा। क्या होता है, अपोजिट। एंटोनिम मींस होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो एंटोनिम, अगर आप डिसअपॉइंट का एंटोनिम लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेटिस्फाई। क्या करना, सेटिस्फाई। अगर आप किसी को निराश कर रहे हैं तो सेटिस्फाई मींस होता है किसी को संतुष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, संतुष्ट करना। तो क्या हो जाएगा, संतुष्ट। सेटिस्फाई मीन संतुष्ट करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो हम पेज से यहाँ से लेंगे। देखिए आपके सामने, यहाँ पे आप पांचवें क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दिया कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। अब देखिए जैसे हिंदी में आप हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे कि मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो वही है आपको कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, किसके लिए, द प्रैक्टिस, यानी कि जो सीखना होता है, ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड, फिर और भी लगा है, कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो हम समझते हैं, पहले सारी चीज को समझते हैं उसके बाद फिर करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस मतलब होता है प्रयास करना। क्या होता है, प्रैक्टिस मीन्स प्रयास करना। और राइटिंग मीन्स आप लेखन क्या कर सकते हैं, लेखन। यहाँ पे लेखन लिख सकते हैं।
राइटिंग मीन्स लेखन, एडिटिंग मीन्स संपादन, ठीक है, संपादन। और फिर आपका क्या है, कंपाइलिंग, कंपाइलिंग, कंपाइलिंग में होता है संकलन, क्या होता है, संकलन, इसको भी लिखिए आप, संकलन। तो अब बात आ गई आपकी कि जो इन सब चीजों का यानी कि जो लेखन, संपादन का, संकलन का जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी। जो ए वाला ऑप्शन आपका है लेक्सिकोग्राफी, ये लेक्सिकोग्राफी जो कहते हैं किसका, जो लेखन का कार्य करे, जो संपादन का कार्य करे, जो संकलन कार्य करे, उसे हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी। अब बात करेंगे हम साइकोलॉजी की, तो आप भी जानते हैं साइकोलॉजी में होता है मनोविज्ञान, मनोवृत्ति। क्या होता है, मनोविज्ञान या मनोवृत्ति। और फिलोलॉजी में तो होता है भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान। और बायोग्राफी मतलब होता है, आप जानते हैं बायोग्राफी मतलब जीवनी होता है, किसी को ऊपर जो उनकी सारी जो जीवन के बारे में लिखा गया होता है उसे जीवनी कहते हैं, तो वही बायोग्राफी हो गया। तो बढ़ेंगे अगले पेज की तरफ। अगले पेज पे हमारा जो अगला क्वेश्चन आएगा वो हम यहाँ से उसको पुट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं आपके सामने, अगर आप ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। यहाँ दिया है कि एक महिला की ओर, ये देखिए रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, ये 5वां क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप रीजनिंग यहाँ पे नोट करिएगा, रीजनिंग। और अगर हम इसको डिलीट कर दें क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें हैं वो आपके लिए यहाँ पे दिक्कत करेंगे, तो फिर हम बात करें, अगर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, अगर मान लीजिए ये महिला है आपके पास, एक महिला है, ये हमने मान लिया महिला है जिसको हमने एफ से फीमेल से दिखा दिया, और यहाँ पे हमारा नीलेश भाई है, ठीक है। तो नीलेश भाई ने क्या किया कि इसकी तरफ इशारा किया है, किसकी तरफ, इस महिला की तरफ। वो कहता क्या है कि नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा के, पहले इसकी बात निकालते हैं कि नीलेश की पत्नी, तो यहाँ पे वाइफ कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के दादा के इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। जरा समझिएगा कि नीलेश ने क्या कहा कि वह मेरी पत्नी, अगर इसकी पत्नी ये है तो इसके दादाजी कहीं होंगे, और इसके अगर दादाजी होंगे तो इसके दादा के इकलौती संतान की बेटी है। क्या है, इकलौती संतान की बेटी है। तो इकलौती संतान देखिए बेटा और बेटी यानी कि लड़का और लड़की में कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि खास करके संतान मतलब लड़का ही, आप अपने दिमाग में सोचिएगा। संतान का सेंस लड़का और लड़की से किसी एक से है। तो यहाँ पे बोला है कि जब मेरी पत्नी के दादा के इकलौती संतान की इकलौती बेटी, तो इसका मतलब है कि उसके दादा के इकलौते मतलब लड़का या लड़की थे, जिसकी लड़की है, जिसकी लड़की कौन है, जिसकी इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी है तो वही तो हुई ना, वो नीलेश की वाइफ तो ही हो गई। तो क्या हो जाएगी, अब इस लड़की से और नीलेश का क्या संबंध है, तो देखिए पत्नी का संबंध है। क्या है, पत्नी का संबंध है। जरा गौर से क्वेश्चन करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि अगर नीलेश के पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है उसकी पत्नी, तो क्या रिलेशन होगा, इसको आप जरा रफ पे करिएगा, फिर आप बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं उसको। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए बहुत भागने का प्रयास मत करिएगा, क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। दिया कि असंगत अलग करें, क्या करें, असंगत अलग करें, यानी कि जो इनमें से अलग है उसको आप अलग करें। यहाँ देखिए पहला आपको ये 6वां प्रश्न है, ये क्या है, ये आपका 6वां प्रश्न है, ये 6वां प्रश्न है। यहाँ पहले आपको 8 दिया है, फिर 27 दिया है, फिर 64 दिया है, फिर 100 दिया है, फिर 125, 216, 343। तो जरा गौर से इन सारे क्वेश्चंस को करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें 8 की, तो ये आपको हो जाएगा 2 का घन, जिसको 2 का क्यूब कहते हैं। अगर आप बात करें 27 को, तो ये आप लिखेंगे 3 का क्यूब। 64 को बात करेंगे तो आप लिखेंगे 4 का क्यूब। 100 की बात करेंगे आप, तो 100 देखिए कहीं से भी अगर आप यहाँ 100 जो है इसको छोड़ दीजिए, बाकी 125 की बात आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब। 16 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब, और 343 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 7 का क्यूब। आप जो बच रहा है उसमें ये आपका 100 बच रहा है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि यही असंगत है, 100 10 का वर्ग होता है, ठीक है, और 5 का क्यूब माइनस 25, यानी 5 का अगर इसको आपको करना हो तो आप इसको कर सकते हैं 5 का क्यूब माइनस 5 का वर्ग, जो कि ये भी गलत है। तो यही जो है आपका असंगत है, इसी को पहचान करना था। इसी की पहचान करने के बाद आप ये ऑप्शन अपने टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है गौर से देखिएगा और करने का प्रयास करिएगा। दिया क्या है, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, अगर आप कर ले जाएंगे तो बेहतर है, बाकी चीजें जो ना समझ में आए उसको मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए आपको 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था। क्या था कि 1 जनवरी 2006 को अगर संडे था, तो कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को सप्ताह कौन सा दिन होगा। तो कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है आपसे।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि एक साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, और सामान्य वर्ष में कितनी होती है, और लीप वर्ष में कितनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले इस कुछ पोर्शन को जो है मैं डिलीट करना चाहूंगा और फिर बताऊंगा। तो जैसे देखिए, आप अभी आपने देखा कि 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार था, तो सबसे पहले आप लिखिए कि 1 जनवरी 2006 को यहाँ संडे लिख दीजिए। ठीक, 2006 के बाद आप आइए, पूरा 2006 के बाद पूरे 2000, जैसे आप अगर 2006 की बात करेंगे, सीधे से लिखिएगा यहाँ पे 2006 में एक दिन विषम दिन एक्स्ट्रा, 2007 उसमें आपका एक दिन एक्स्ट्रा, 2008 ये देखिए 8 जब है ना तो ये लीप ईयर होगा, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, और फिर आप लिखेंगे 2009 एक दिन एक्स्ट्रा। तो अगर आप 2006 में एक दिन एक्स्ट्रा लिखते हैं, 2007 में एक दिन एक्स्ट्रा, 2008 में लीप ईयर होने के नाते आपका 2 दिन एक्स्ट्रा, और 2009 में एक दिन, और 2010 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 जनवरी 2010 की बात हो रही है, यानी कि 2009 के आखिरी दिन तक ही हम जोड़ेंगे, और 2010 का पहला दिन था। तो इन सभी को आप जोड़ लेंगे, किसको, आप इन सभी को जोड़ लेंगे, यानी कि 2 और 3 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो सबसे सिंपल, आप जब 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप कुछ मत करिए, आप इसी संडे में, आप यहीं पे जो संडे आपको दिया था, इसी संडे में +5 कर दीजिए। और संडे में जब आप +5 करेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर आप सोमवार को एक दिन मानते हैं, सोमवार को पहला मानते हैं, मंगलवार को दूसरा मानते हैं, तो इस तरह अगर आप मानते हैं तो रविवार को जब रविवार +5 करेंगे तो आपका आ जाएगा शुक्रवार। क्या जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। इसको नोट कीजिएगा, शुक्रवार आ जाएगा। और शुक्रवार आपको देखिए कहीं दिख रहा है, आपको ए वाला ऑप्शन जो आपका शुक्रवार दिख रहा है, इसको टिक करिए और आप आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 8वें नंबर का। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ दिया हुआ है, ये रहा हमारा 8वें नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्या दिया इसमें, कि दिया कि गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड, किस वर्ड के लिए, पार्शियल के लिए। सिनोनिम्स मतलब समझते हैं, सिनोनिम्स मतलब होता है समान अर्थ रखने वाले। क्या रखते हैं, समान अर्थ रखने वाले। जैसे गुड, गुड अच्छा हो गया, तो अच्छा का आप बेस्ट भी बोल सकते हैं, बेस्ट मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप नाइस बोल सकते हैं, वो भी अच्छा हो गया। तो जैसे सिनोनिम्स क्या है कि किसी का भी समान अर्थ रखने वाला, हम उस शब्द का सिनोनिम्स कहते हैं। तो बात अगर हम पार्शियल की करें तो पार्शियल का हिंदी पहले हम जान लेते हैं, फिर हम उसको करने का प्रयास करते हैं। तो पार्शियल की हिंदी होती है अधूरा। क्या होता है, अधूरा। अपूर्ण क्या होता है, अपूर्ण, अधूरा। क्या हो गया, अपूर्ण, अधूरा, आंशिक। क्या हो गया, आंशिक। साफ साफ समझिएगा कि पार्शियल का सेंस होता है आंशिक, आंशिक होता है। तो इसका जो सेंस हो जाएगा, जो मीनिंग हो जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया। तो इनमें आप ढूंढिए, इंटैक्ट आपको मिलेगा, जी बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। अनब्रोकन नहीं मिलेगा। परफेक्ट, परफेक्ट आपको मिलेगा नहीं, परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा इनकम्प्लीट। क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट। अपूर्ण और अधूरा, देखिए कंप्लीट रहेगा तो पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट रहेगा तो पूरा हो जाएगा। तो उसी तरह आपका इनकम्प्लीट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का सेंस भी क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपूर्ण और अधूरा हो जाएगा। तो इस तरह आपको समझ में आया कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में क्या अंतर है। ऐसे आपको पेट में करने होंगे, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत ही आराम आराम से सारे प्रश्न करने हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, या देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो आपका ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी जो है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको जरा मैं समझाता हूं। दिया कि यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा। तो समझिएगा, सबसे पहले हम इसको लिख के और फिर सही करते हैं। जैसे NORMAL, इसको क्या दिया है, इसको दिया है कि RPN। इसको मैं थोड़ा यहां डिलीट करके फिर से बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। क्या दिया है, यहां दिया है आपको RPNLBM। अब इतना लिखने के बाद मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये कोडिंग कैसे की गई है, ये मुझे क्लियर एंड कट समझ में आ रहा है। लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो इसको समझिएगा कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये आर जो है यहाँ आ चुका है, ये यम जो है आपको यहाँ आ चुका है, ये नहीं लग रहा आपको, ये यम आपको नहीं दिख रहा यहाँ जा चुका है, ये यल आपको नहीं दिख रहा यहाँ जा चुका है। तो जरा इस चीज को समझिएगा, और इस चीज को जब समझेंगे तो ये देखिएगा ए के बाद बी नहीं आ चुका है, यानी कि +1 यहाँ पे हुआ है, और ओ के बाद पी नहीं आ चुका है, तो यहाँ पे +1 हुआ है। तो आप क्या करना है कि जो पहला लेटर है उसे तीसरे पे ले जाना है, और तीसरा लेटर पहले पे लाना है, और यहाँ पे आपको चौथा लेटर छठवें पे ले जाना है, और छठवां लेटर चौथे पे लाना है,
और बीच वाले को आपको +1 करके नीचे लिख देना है, इस बीच वाले को +1 करके नीचे लिख देना है। तो ये चीजें अगर आप समझ गए हैं तो आगे हम बढ़े। हमको जो क्वेश्चन दिया गया है अब उस क्वेश्चन को करते हैं, ताकि उस क्वेश्चन करके हम अपने आगे देखें कि और कौन से क्वेश्चन है। तो आपको साफ साफ दिया है कि GATHER। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इस टी को पहले अप्लाइए। आ गया, आप ए के बाद यहाँ +1 करना था तो यहाँ पे बी कर दीजिए, और फिर देखिए जी को आप यहाँ ला दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आप TBG देखिए, कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपको कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा। अब देखिए 2 ऑप्शन आपके बच गए। आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो R है वो यहाँ आ जाएगा, और E के बाद आपका F आ जाएगा, और H के बाद ये H आपका यहाँ उतर आएगा। तो TBGRFH आपका ए ऑप्शन देखिए कितने आसानी से मिल गया। इसको मैं चाहता तो बहुत जल्दी कर देता, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा समय लिया हूँ। तो बहुत भागने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग सारे क्वेश्चन पहले समझिए फिर करिए, ताकि पेट के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा समझना ना पड़े, सारे क्वेश्चन पे इतना समय देना पड़े। मैं इसलिए चाह रहा हूँ आसानी से समझ के तब आप कोई क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कहूंगा कि आप अपने थोड़ा समय दीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को छोटा करता हूँ। दिया कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो सभी, यहाँ देखिए कथन क्या दिया है। कथन दिया है कि सभी किताबें पेपर हैं और कुछ पेपर जनरल हैं और कुछ जनरल कैलेंडर हैं। निष्कर्ष है कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं, और चौथा है कुछ किताबें कैलेंडर हैं। तो आप इस क्वेश्चन को उम्मीद है पढ़ ली होंगी, और पढ़ ली होंगे तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, जरा छोटा करके समझाता हूँ आपको। देखिए कथन क्या दिया है, कथन और निष्कर्ष से हमें मतलब है इस प्रश्न में। तो कथन दिया है कि सभी किताबें पेपर हैं। तो सभी किताबें पेपर, तो अगर मैं इसको बनाऊं, एक ड्रा करूं, एक फिगर ड्रा कर रहा हूं, इसको जो आप ही अपने कॉपी पेन लेकर अपने ड्रा करिएगा। तो सभी किताबें, ये रहा हमारा सभी किताबें, और कहा कि सभी किताबें पेपर हैं। क्या है, सभी किताबें पेपर हैं। तो अगर हम इसको 20 लिख दें बुक और 20 लिख दें पेपर, और उसके आगे ड्रा करते हैं, दिया कि कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ पेपर, अगर कुछ पेपर हम जनरल यहाँ लिख दे बना दें तो ये देखिए जी हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि कुछ जनरल कैलेंडर हैं, तो यहाँ देखिए कुछ जनरल कैलेंडर सी से दिखा दिए। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे। ये आपने डायग्राम बना लिया हो तो आप अपने निष्कर्ष पे चलिए और निष्कर्ष का सही उत्तर आप दीजिए, आप सभी दीजिए जल्दी जल्दी। अब देखिए पहला दिया है कि कुछ जर्नल किताबें हैं, तो क्या आपको दिख रहा है कि कुछ जर्नल किताबें बुक से, ये जो जर्नल वाला पार्ट है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए आपको जो जर्नल वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपको जो जर्नल वाला पोर्शन दिख रहा है, ये कहीं से आपको बुक में टच कर रहा है? नहीं ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये हो गया गलत। फिर आते हैं दूसरे पे, कुछ कैलेंडर पेपर हैं। तो क्या कुछ कैलेंडर आपको पेपर दिख रहे हैं? कुछ जो कैलेंडर हैं वो क्या पेपर में आपको आते हुए दिख रहे हैं? जी नहीं, ये भी गलत हो गया। फिर बात करेंगे कुछ किताबें जनरल हैं। तो क्या कुछ किताबें आपको जनरल में दिख रही हैं? कुछ किताबें आपको जनरल में दिख रही हैं? जी बिल्कुल, ये भी गलत। फिर बात करेंगे कुछ किताबें कैलेंडर हैं। तो क्या ये कुछ किताबें जो हैं वो कैलेंडर हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा ऑप्शन और सबसे सुदृढ़ ऑप्शन जो है आप उसको टिक करिए। बी वाला ऑप्शन देखिए, दिया है कि इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप बी को ऑप्शन टिक करके अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन से हमारे होंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन हमारे, और यहाँ से अब आपको ज़्यादा ज़्यादा संख्या में आपको जीएस देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की, जो दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? देखिए ये उस टाइम का करंट अफेयर था। किस टाइम का? यानी कि 2022 का जो करंट अफेयर था, ये उस टाइम का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस के कोई लिमिट्स नहीं होते हैं, तो ये आपसे पूछा सकता है। तो ये कहाँ ओपन किया गया था, इसको जरा हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं, ये कहाँ ओपन किया गया था। तो ये किया गया था गुजरात में। कहाँ किया गया था? ये आपका किया गया था गुजरात में। ब्लैक हम टिक करते हैं, इसको किया गया था गुजरात में। सी ऑप्शन जो है आपका, इसको टिक करिएगा। समझिएगा, ये 29 जुलाई, कब? 29 जुलाई 2022। क्या दिया गया? 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में, किसमें? गुजरात के गांधीनगर में। किसमें? गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में इन्होंने पहला इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया था, जो ये आपको मैंने बताया। ये आप नोट करिएगा, गुजरात, इसको टिक करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो भी इंपॉर्टेंट है, जो 12वें नंबर क्वेश्चन है,
क्या है क्वेश्चन, जरा समझते हैं। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन। क्या दिया है? दिया है आपको, दिया कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो किसने किया? यूएसए ने किया, चीन ने किया, इजराइल ने किया, रूस ने किया। तो इसका सही उत्तर आप चीन करेंगे। इसको चीन आप टिक करिएगा। मैं डेट के साथ आपको बताऊंगा कि अगस्त में कब, कब की अगस्त 2022 की अगस्त में चीन ने ताइवान के समीप समीप अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, क्योंकि इसको पता था कि ताइवान को हमें कब्जा करना है, तो उसके लिए पहले अपनी ताकत का जो प्रदर्शन है वो करना पड़ेगा, और इसी के संदर्भ में उसने अपना जो सैन्य अभ्यास था ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा जो सैन्य अभ्यास था वो इसने किया था। तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 13वां नंबर का क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, ये करंट अफेयर थे उस समय के, तो मैं जरूर कहूंगा कि करंट अफेयर पे जोड़ दीजिएगा। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था उद्घाटन? तो पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर या कोलकाता? तो किस में किया गया था? कोलकाता में किया गया था। किस में किया गया था? कोलकाता में किया गया था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कोलकाता में किया गया था। इसको आप कोलकाता में नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन? 14वां नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप करंट अफेयर में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्निक के सब्जेक्ट से, कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? तो इसराइल, चीन, कनाडा या यूएसए? तो इसका सही जो उत्तर है वो आप सभी करिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इसराइल। क्या किया था? इसराइल ने अपना पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था। वैज्ञानिकों ने, इनके देश के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, जो पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार करके एक अपना जो नाम इस क्षेत्र में जो कमाया, जो अलग से उन्होंने, बहुत ही अच्छा था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन अब आपको जीएस देखने को मिलेंगे कि दिया कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो पहला है चेन्नई से मुंबई, बी है अहमदाबाद से लखनऊ, सी है मुंबई से अहमदाबाद और डी है जबलपुर से दिल्ली। दिया है कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो आकाश एयर का उद्घाटन मुंबई से अहमदाबाद, जो मेन मेन चीजें होती हैं वो आपको मुंबई से अहमदाबाद देखने को मिलेंगी, जैसे कि बुलेट ट्रेन, सारी चीजें जो है आपको मुंबई से अहमदाबाद आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूजन जैसे जब भी पैदा हो तो आप सबसे पहले इन दो ऑप्शन को टिक करिएगा। फिर बात करेंगे 16वें क्वेश्चन की। जो 16वां क्वेश्चन है वो क्या दिया है, इसको समझते हैं। ये देखिए, हाँ ये रहा अपना 16वां क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन चूज करने में दिक्कत आ रही है। आजादी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान, क्या बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? तो इसका सही जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना है, वो संस्कृति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 5 अगस्त 2022, कब? 5 अगस्त 2022 को इन्होंने, संस्कृति मंत्रालय ने शुभारंभ किया था किसका? बढ़े चलो का अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया था, किसके तहत? आजादी का अमृत महोत्सव के तहत। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो 17वें नंबर क्वेश्चन है। 17वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं। क्या दिया है? ये रहा आपका 17वें नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं मैं। हाँ, ये अब 17वें नंबर क्वेश्चन आ गया कि भारतीय सेना ने जुलाई 2020 में 2022 में, ये देखिए, ये 2022 में जो है ना, यहाँ पे आपको डैश डैश मिलेगा। क्या मिलेगा? डैश डैश, जो इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि किस नामक, जैसे मतलब उसका नाम क्या था कि एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो क्या था? स्पेस लाइट था, इनमें से कोई नहीं, या मून लाइट था या स्काईलाइट था? तो इसका जो नाम था वो स्काईलाइट था। क्या था? स्काईलाइट था। ये स्काईलाइट आप टिक करिएगा, डी वाला ऑप्शन स्काईलाइट। यानी कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका जुलाई 2022 में। तो इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि करंट अफेयर पे ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि पेट में आपके करंट अफेयर बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 18वें नंबर का। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका रहा 18वें नंबर क्वेश्चन रहा, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर या स्मृति ईरानी? इस क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो क्या है वो जो सही ऑप्शन है वो आपका अमित शाह हो जाएगा। इसको सभी लोग टिक करिएगा। 30 से 31 जुलाई, क्या ध्यान रखिएगा, 30 से 31 जुलाई के मध्य, 31 जुलाई के मध्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, इनकी अध्यक्षता में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। कब किया गया था? 30 से 31 जुलाई के मध्य किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है। 19वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 19वां नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये रहा आपका 19वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन चूज करने में दिक्कत आ रही, मैं देख रहा हूँ, अगले बार से कुछ सही करूंगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बनाया गया है? समझिएगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो आपका ऑप्शन है केरल है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, गोवा है। तो कौन सा राज्य है? वो राज्य आपका है गोवा। क्या है वो राज्य? आपका गोवा है। इसको टिक करिएगा। 18 अगस्त 2022 को, 18 अगस्त 2022 को प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गोवा हर घर जल प्रमाणित पहला भारत का पहला राज्य बन गया है। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हर घर जल उपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। यानी कि बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो वो दादरा एवं नागर हवेली है, और जिसका नाम जो है वो सबसे बड़ा नाम है, वही मैं नाम पढ़ रहा हूँ कि दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो हर घर जल उपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है 20वां नंबर क्वेश्चन? ये देखिए जरा, ये रहा, ये आपका 20वां नंबर क्वेश्चन रहा। क्या है क्वेश्चन? समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो म्यांमार, मालदीव, यूएई या चीन? तो इसमें सभी लोग बताएंगे, क्या बताएंगे? यूएई बताएंगे। क्यों बताएंगे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, जिसको आप जानते भी हैं संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, जिसको आज के समय में दुबई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके आज के समय में दुबई कहते हैं। बाकी आपका म्यांमार भी पड़ोसी देश है, मालदीव भी है और चीन भी है। तो इसमें बहुत ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है। क्या है 21वां नंबर क्वेश्चन? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हमने गलत ले लिया है। हम यहाँ पे 21वें नंबर क्वेश्चन ले रहे थे। बिल्कुल सही क्वेश्चन था, मैंने इसको थोड़ा गलत ले लिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था। ये देखिए जरा, हाँ ये सही क्वेश्चन है, बस नंबरिंग गलत हो गया। मैं इसको नंबरिंग सुधार दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको 23 दिख रहा है, यहाँ पे आप 21 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 21 कर लीजिए। दिया निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 यानी कि भारत में नील नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? किसके? नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है। तो आईआईटी कानपुर ऑप्शन में है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे है या आईआईटी हैदराबाद है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आईआईटी मद्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास हो जाएगा। इसको मैं डेट के साथ बताता हूँ कि 29 जुलाई, क्या हो जाएगा? 29 जुलाई 2022 को आईआईटी मद्रास के AI4 भारत में नीलकेड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया है 29 जुलाई 2022 को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए जरा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन आपको साफ दिख गया। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। देखिए जरा, 15 अगस्त 1947 के बाद की बात हो रही है कि जस्ट बात की, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल और महाराष्ट्र। तो जो सबसे पहला राज्य था भाषा के आधार पे, वो सबसे पहले मैंने टिक भी किया है, वो आपका आंध्र प्रदेश है। वर्ष 1953 में कब हुआ था? वर्ष 1953 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1953 में इसका गठन हुआ था। भाषाई आधार पर पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश आप टिक करिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए जरा कौन सा है। ये आपका रहा
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें नंबरिंग आपकी सही है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? क्या है? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। तो आप सभी जानते हैं 25 वर्ष। अगर आपको लोकसभा में चुनाव लड़ना है, आपको किसी पद पे, आप किसी जगह से, आप किसी सीट पे आप उम्मीदवार बन के खड़े होते हैं, तो उसके लिए न्यूनतम आपकी जो आयु हो चाहिए वो आपको 25 वर्ष होनी ही चाहिए। कितना होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्न अगर आपसे आएंगे, पूछे जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? जो 24वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ए है 1 अप्रैल, बी है 10 नवंबर, सी है 15 दिसंबर और डी है 22 मई। तो जैव विविधता दिवस आपको मैं बता दूं, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं है, ये आप दिवस एवं दिन से है, तो आप इसको नोट करिएगा। 22 मई जैव विविधता दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको नोट करिएगा आप। फिर बात करेंगे हम 25वें क्वेश्चन की। जो 25वां क्वेश्चन हमारा है, 25वां क्वेश्चन कौन सा है? ये देखिए जरा 25वां क्वेश्चन, ये आपका रहा 25वां क्वेश्चन, ये आपका है। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो मानपुरा द्वीप, माजुली द्वीप, लुलु द्वीप या श्री रंगम द्वीप। देखिए लुलु, अगर आप लुलु मॉल से अगर आप रिलेट करते हैं तो बिल्कुल सही जगह, इसी के नाम पे उन्होंने अपने नाम दिया था, लुलु द्वीप। और मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो माजुली द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, जो असम राज्य के, कहाँ है? ये असम राज्य में है। कहाँ है? असम राज्य में है। और किसमें है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित है। असम राज्य और ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम 26वें क्वेश्चन की। जो 26वां क्वेश्चन है वो देखिए आपका ये दिया हुआ है, ये सॉरी दोस्तों 25वां क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन आपका ये है, क्या दिया है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे राष्ट्रीय मुद्रा के संदर्भ में, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए प्रश्न हैं, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं डाला हूं। तो क्या है आपका? हंगेरियन फोरिंट। हंगेरियन फोरिंट। जो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है वो हंगेरियन फोरिंट है। क्या है? हंगेरियन फोरिंट है। क्या है? हंगेरियन फोरिंट है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, करा रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से कोई इसमें क्वेश्चन पुटअप नहीं किया हूँ, बाकी मैं प्रैक्टिस सेट में जरूर कराऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसको आपको ऑप्शन करना है, यूएसए है या इनमें से कोई नहीं, जर्मनी या स्विट्जरलैंड। तो क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है? ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक, किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गुलजार ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। कौन सा? पावर्स ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ द माइंड। क्या है? पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। फिर बात करेंगे हम 29वें क्वेश्चन की, जो देखिए आपको दिया हुआ है। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दिया कि 29वां क्वेश्चन, यूएनएफसीसीसी का अर्थ निम्नलिखित में क्या है? तो मैं आपको डायरेक्ट इसका अर्थ बताता हूं। होता है कि यूनाइटेड नेशन, यू से आपका हो जाएगा यूनाइटेड, यू से आपका यूनाइटेड, एन से आपका नेशन, एफ से आपका हो जाएगा फ्रेमवर्क, सी से हो जाएगा कन्वेंशन, और ऑन, यहाँ से सी से हो जाएगा क्लाइमेट, और ये सी से हो जाएगा चेंज। तो यूनाइटेड नेशन, देखिए जरा आप डी वाला ऑप्शन देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही आपका सही ऑप्शन है, जो डी वाला ऑप्शन मैं आपको टिक कर दिया हूं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस क्लास को लास्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया है? नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जो नौटंकी है वो उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा जो राजस्थान है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी इसका आयोजन किया था। कहाँ कहाँ? इसके अलावा आप नोट कर लीजिएगा कि राजस्थान, क्या हो जाएगा? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी नौटंकी का आयोजन किया जाता है।
तो इन यूपी को लेकर 4 राज्य आपके हो गए जहां नौटंकी का आयोजन किया जाता है, और ये लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है। तो ये प्रश्न थे, ये आपके सारे पेट के आए हुए प्रश्न हैं। कब के आए हुए प्रश्न हैं मैं बता रहा हूं आपको कि 15 अक्टूबर 2022 में प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरा गौर से देखिएगा, आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीकों से समझाया हूं। अगर प्लीज सेशन लगा अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा जो पेट की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ये पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।